नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है देश तक में आज की हर बड़ी खबर का। पाकिस्तान में भयानक विमान हादसा हुआ है। लाहौर से कराची जा रहा यात्रियों से भरा एक विमान एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर पहले एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। विमान के क्रैश होने के बाद चीख पुकार मच गई। मंजर बेहद दर्दनाक हो गया और इस विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दुख जाहिर किया है। उनकी ओर से ट्वीट करके पाकिस्तान विमान हादसे पर अपना दुख जाहिर किया है। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है और मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। घायलों के जल्द ठीक होने की मैं कामना करता हूं, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उस भयावह मंजर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सब कुछ जलकर खाक। देखते ही देखते पल भर में पूरा का पूरा विमान मलबे में किस कदर तब्दील हो गया, ये तस्वीर आपके सामने है। 90 मुसाफिरों वाला ये प्लेन कराची हवाई अड्डे पर इसकी क्रैश लैंडिंग हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लैंडिंग से ठीक पहले रिहायशी इलाके में ये प्लेन गिर गया। पूरा इलाका धुआं धुआं है। अफरा तफरी का माहौल है। चीख पुकार मची हुई है। ऐसा मंजर है जिसे देखकर कोई भी दहल जाए। तस्वीरें पाकिस्तान के कराची की हैं। लाहौर से उड़ा एक विमान कराची एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर पहले इस मॉडल कॉलोनी में क्रैश हो गया। विमान क्रैश हुआ तो घरों में आग लग गई और चारों तरफ सिर्फ मातम ही मातम दिखने लगा। तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का यह विमान एयरक्राफ्ट A320 एयरबस लाहौर से कराची जा रहा था। इस एयरक्राफ्ट में कुल 98 लोग सवार थे, जिनमें 90 यात्री थे और 8 क्रू मेंबर थे। दरअसल कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए यह स्पेशल विमान चलाया गया था ताकि लोग ईद मनाने अपने घर पहुंच सकें। विमान ने लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरी थी, मगर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ठीक पहले विमान में खराबी आई और विमान एक रिहायशी कॉलोनी में क्रैश हो गया। हादसा इतना भयानक था कि आफत मच गई। तुरंत ही पाकिस्तान की क्विक रिएक्शन फोर्स मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस की कतारें लग गईं, क्योंकि धुएं का गुबार और लोगों के बीच दहशत में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसे क्या हुआ है। एक तरफ नेस्तनाबूद हो चुका विमान था, दूसरी ओर जिन घरों पर यह विमान गिरा था उस इलाके के लोग थे। चारों ओर मातमी माहौल, भयानक अफरा तफरी और चीख पुकार मची हुई थी। ऐसे में यहाँ मदद के लिए पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी की टीम के सामने लोगों को हटाने और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की दोहरी चुनौती थी। मदद का काम तो शुरू हो गया है, मगर जिस तरह यह हादसा हुआ उसने पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया है। आज तक ब्यूरो। लैंडिंग के कुछ ही वक्त पहले हुआ ये भयानक हादसा और उसके बाद वहां का मंजर, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पाकिस्तान में हुए इस विमान हादसे पर दुख जाहिर किया गया है। बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है। उनकी ओर से लिखा गया है, पाकिस्तान में एक विमान दुर्घटना की वजह से हुए जानमाल के नुकसान से गहरा दुख हुआ। मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्वीट के जरिए इस विमान हादसे पर अपना दुख जाहिर किया है। वही विमान हादसे ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हादसे पर दुख जताया है, मगर आपको दिखाते हैं हादसे का पूरा सच। कैसे विमान में खराबी आई, विमान कैसे क्रैश हुआ और क्रैश होने के पहले पायलट ने क्या कहा। ईद से महज 2 दिन पहले कराची में तबाही मच गई। लाहौर से 98 लोगों को लेकर कराची में उतर रहा विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन पायलट और एटीसी के बीच हुई आखिरी बातचीत से यह साफ हो गया है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। एटीसी ने विमान को उतरने की हरी झंडी दे दी। ये कहा कि दोनों रनवे तैयार हैं, लेकिन पायलट ने राउंड लगाने के बाद उतरने का फैसला किया। इसके बावजूद वो विमान को लैंड कराने में नाकाम रहा। सुनिए एटीसी और पायलट के बीच क्रैश होने से पहले ये आखिरी बातचीत। 8303 अप्रोच। जी सर। आपको हैज टू बी टर्निंग लेफ्ट।
We'll proceeding that, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear. Mayday, Mayday, Mayday. Pakistan 8303. Pakistan 8303. Roger sir. Both runways available to land. वहीं पीआईए के सीईओ का कहना है कि विमान हादसे की जांच से यह साफ होगा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन पायलट के बयान से हादसे की वजह का पता चलता है। इंजन फेल हो जाने की वजह से ही विमान पायलट के काबू से पूरी तरह बाहर हो चुका था। उसने विमान को रनवे की तरफ मोड़ने की कोशिश की। एटीसी ने उसे संकेत भी दिया कि वो बाएं मुड़ जाए, लेकिन इंजन फेल होने की वजह से पायलट के सामने कोई चारा नहीं था। लाख कोशिशों के बावजूद विमान सीधा रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ गया। वहां इमारत से टकराने के बाद जबरदस्त धमाका हुआ और फिर सब कुछ धुआं-धुआं हो गया। हादसे के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट किया और कहा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के क्रैश से हैरान और दुखी हूं। मैं पीआईए के सीईओ अरशद मलिक के संपर्क में हूं। वो कराची के लिए निकल गए हैं। रेस्क्यू और रिलीफ टीम मौके पर है। इस वक्त यही हमारी प्राथमिकता है। तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतकों के परिवार वालों के लिए दुआएं और संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इमरान ने संवेदनाएं व्यक्त कर दी हैं और अब वहां लोगों का बचाव काम जारी है। आज तक ब्यूरो। यकीनन बेहद दुखद और भयावह ये विमान हादसा। 90 मुसाफिर, 8 क्रू मेंबर, 98 लोग सवार थे, रिहायशी इलाके में जाकर क्रैश कर गया और उसकी तस्वीरें आपने देखी। वहां का मंजर बेहद भयावह। जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा इस खबर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी। आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अम्फान से तबाह बंगाल और ओडिशा का हवाई सर्वे किया है। बंगाल के लिए उन्होंने जहां तत्काल 1000 करोड़ रुपए की राहत का ऐलान किया, तो वहीं ओडिशा को 500 करोड़ रुपए की मदद का वादा किया है। पश्चिम बंगाल में मची तबाही ने राजनीति की डिस्टेंसिंग थोड़ी कम कर दी है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से बंगाल आने और अपनी आंखों से मची तबाही देखने को कहा था। उसके अगले ही दिन पीएम मोदी कोलकाता पहुंचे और उसके बाद ममता बनर्जी के साथ बंगाल में अम्फान की तबाही का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद समीक्षा बैठक हुई, जिसके बाद पीएम मोदी ने 1000 करोड़ की तुरंत मदद का ऐलान भी कर दिया। राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। पीएम मोदी ने चक्रवाती तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया। हालांकि इस ऐलान के बाद बंगाल में बीजेपी के नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि पैसा बंगाल सरकार को देने के बजाय सीधे लोगों के खाते में भेजा जाए। ऐसे बयान बीजेपी टीएमसी की सियासी जंग को देखते हुए हैरान नहीं करते। लेकिन पीएम मोदी के ओडिशा के लिए रवाना होने के बाद मीडिया के सामने आई ममता बनर्जी ने कहा कि ये समय सियासत का नहीं है। At this hour of crisis, what we feel that we must work together. There are so many departments from Government of India also, I said, from irrigation you can take us. From National Highway Authority, so there are so many state highway is been broken and the village road is also the condition is very bad. You can help us from National Highway. So like this, there are so many areas. They can also help us because there are also existing state government existence is also there in this country. पश्चिम बंगाल में तूफान की तबाही का सर्वे करने के बाद पीएम मोदी उड़ीसा रवाना हुए। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल समेत तमाम उच्च अधिकारी मौजूद थे। उड़ीसा में भी पीएम मोदी ने उन इलाकों का हवाई सर्वे किया जहां अम्फान ने तबाही मचाई है। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ मोहम्मद सुफियान, भुवनेश्वर, आज तक। संकट की इस घड़ी में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ें ताकि कम से कम लोगों को राहत मिल सके। और आज उसी तरह की तस्वीर पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक देखने को मिली है। लेकिन बस को लेकर सियासत जारी है। पहले मजदूरों के नाम पर राजनीति हुई और अब छात्रों को लेकर राजनीति जारी है। पहले प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को फ्री में 1000 बसों की पेशकश की, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने छात्रों को लाने ले जाने के लिए जो बसें दी थी, योगी सरकार से उसके पैसे भी मांग लिए।
प्रियंका गांधी की ओर से भेजी गई बसें राजस्थान लौट गईं, लेकिन नई सियासत के तहत यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार पर पलटवार किया है। उसका आरोप है कि सेवा की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कोटा से यूपी भेजे गए छात्रों के मामले में वसूली की है। नए सिरे से इस सियासत की शुरुआत सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई, जिसका जवाब यूपी के उप मुख्यमंत्री ने दिया। जब कांग्रेस पार्टी ने पहल कर बसों का इंतजाम कर दिया, यूपी की सरकार तिलमिला गई और बहाने ढूंढकर जो निर्मम काम किया वो अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, आंकड़े हमारे पास हैं, और ये आज इसलिए आपके बीच में आना जरूरी पड़ा क्योंकि एक तो वो गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से सीना जोड़ी कर रहे हैं। निरीह बच्चों के बस से भिजवाने का किराया वसूल रहे हैं। 94 बसों का किराया वो 36,36,000 और 664 रुपया का भुगतान ले रहे हैं, और दूसरी तरफ ये संवेदना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हम राजस्थान की बसें आपको बॉर्डर पे भेज रहे हैं। इस बहस में राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह भी कूदे। उन्होंने कहा कि यूपी राज्य परिवहन निगम ने 18 अप्रैल को उन्हें एक चिट्ठी भेजी। इसमें लिखा कि कोटा भेजी गई यूपी की बसों में डीजल डलवा दिया जाए। डीजल का पैसा यूपी सरकार बाद में दे देगी। राजस्थान सरकार ने डीजल डलवाया और छात्रों को लेकर बस कोटा पहुंच गई। लेकिन 27 अप्रैल को यूपी परिवहन निगम ने फिर पत्र लिखकर कहा कि बसों में डलवाए गए डीजल और अतिरिक्त बसों का बिल भेज दें, उसका भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन यूपी के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि डीजल डलवाने के लिए राजस्थान सरकार ने 18 अप्रैल को लिखित में पत्र मांगा था। उसके बाद डीजल का पैसा चुकाए जाने के लिए राजस्थान सरकार ने 36 लाख रुपए का रिमाइंडर भेज दिया। उन्होंने फिर से एक रिमाइंडर भेजा, और रिमाइंडर की कॉपी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये रिमाइंडर भेजा उन्होंने कि आपको जो 94 बसें दी गई थी, उन बसों का जो भुगतान है वो आपने अभी तक नहीं किया है। 27 अप्रैल को एक लेटर आता है, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम एक लेटर भेजती है, कहती है कि जो बच्चों को आपने बच्चों की बसों में जो आपने डीजल डलवाया था, आप उनका एक बिल हमारे पास भेज दीजिए, क्योंकि हमें उस बिल का पेमेंट करना है। हमने बिल भेज दिया। 36 लाख का बिल था, उन्होंने 19 लाख चुका दिए। एक नॉर्मल प्रोसीजर हुआ दोनों बोर्डों के बीच में। भले ही राजस्थान सरकार इसे सामान्य सी बात कह रही हो, लेकिन यूपी की बीजेपी सरकार ने इसे मजदूरों के लिए बस के ऑफर से जोड़ दिया। अब दोनों के बीच एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की सियासत चल रही है। इसी सिलसिले में यूपी की बसों का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटो और टू व्हीलर के नाम पर होने के आरोप भी लगाए गए। ये मौके पे बस है, अलवर की कई बस थी, हमने देखा ये बस खड़ी है, ये टू व्हीलर कैसे आ रहा है। हमने तहकीकात की कैसे करें। हम फिर साइट पे गए कि थ्री व्हीलर दिखा रहा है। फिर हमने कहा यूपी की जो बसें आई है उनको देखे, उनमें नहीं है। तो यूपी की बसें जो आई थी कोटा लेने 17, 18, 19 को छात्रों को लेने, उनका रिकॉर्ड देखे तो उसमें भी थ्री व्हीलर दिखा रहा है। हाँ, तो हमने देखा कि ये तो साला कंप्यूटर में गड़बड़ है। तो हम ये दिखा रहे हैं कि हम उन पे आरोप नहीं लगा रहे, हम ये दिखा रहे हैं कि जब कंप्यूटर तुम्हारी रोडवेज की बसों को थ्री व्हीलर दिखा सकता है, तो हमारी बसों को भी तो थ्री व्हीलर दिखा रहा होगा। ऐसे आरोपों से ये बात साफ हो गई है कि बस को लेकर कांग्रेस बीजेपी की सियासत फिलहाल थमने वाली नहीं है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। बसों के आगे बेबस सियासत का ये रूप हर रोज नया नया सामने आ रहा है। इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर यह है, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो बैठक चल रही है वो बैठक जारी है। सोनिया के नेतृत्व में विपक्ष की ये बैठक लगातार जारी है। सोनिया गांधी की ओर से अपनी तमाम बातें रखी गई हैं सामने। अम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी सामने निकल कर आई है। आपको बता दें कि अम्फान तूफान के कारण पश्चिम बंगाल और साथ ही ओडिशा का जो हाल हुआ है वो लगातार कई सवालों को जन्म दे रहा है। इसी वजह से कुछ लोगों की ओर से, विपक्षी नेताओं की ओर से इस बारे में मांग की गई है कि अम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। कोरोना के इस संकट काल में विपक्ष को एकजुट करके सरकार के विरुद्ध यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हल्ला बोला है। सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्षी दलों की बैठक की। इस बैठक में विपक्ष के कई बड़े चेहरे शामिल हुए। इनमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, सीताराम येचुरी, तेजस्वी यादव, स्टालिन और संजय राउत जैसे नेता अपने अपने दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गैर बीजेपी राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी बैठक का हिस्सा रहे।
मगर हैरानी की बात यह है कि इस बैठक में एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि उन्हें इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया था। ऐसी किसी मीटिंग की ना आम आदमी पार्टी को सूचना है और ना ही हम लोग ऐसे मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार पर करारे वार किए। कोरोना को 21 दिन में खत्म करने का पीएम का दावा धराशायी हुआ। सरकार के पास लॉकडाउन को लेकर कोई प्लान नहीं था। सरकार के पास कोरोना संकट से बाहर निकलने की कोई नीति नहीं थी। लगातार लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं हुआ, नतीजे खराब ही निकले। कोरोना टेस्ट और पीपीई किट के मोर्चे पर भी सरकार विफल रही। अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लॉकडाउन के नाम पर क्रूर मजाक हुआ। सारी शक्तियां पीएमओ के पास हैं। वो कर्मचारी और कंपनियों के हितों की सुरक्षा करें। जीडीपी की ग्रोथ न सिर्फ ये कि जीरो होने वाली है, बल्कि निगेटिव में जाने वाली है। आज हम सब कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल वक्त आर्थिक स्थिति के खराब होने के बाद आएगा। कांग्रेस के कदम से बीजेपी नेता और मोदी सरकार के मंत्री तिलमिला गए। उन्होंने पलटवार किया। संकट के समाधान का समय है, सियासी घमासान का समय नहीं है। कांग्रेस को हमारी बिना मांगी सलाह यही है, या उनके कुछ साथियों को, कि वो संकट के समाधान का हिस्सा बने, सियासी व्यवधान का हिस्सा न बने। मतलब साफ है, ना तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है और ना ही सियासी दिग्गजों की वार पलटवार वाली सियासत कम हो रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इन सब के बीच देश की लाइफलाइन अब रफ्तार पकड़ने को तैयार है। 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनें पटरी पर उतर रही हैं और इसके लिए आज जैसे ही काउंटर खोले गए, 1.5 घंटे में ही करीब 2 लाख टिकट बिक गए। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेले, यादें मिटा रही हैं, यादें बना रही हैं, गाड़ी बुला रही है। कोरोना संकट से जूझ रही जिंदगी की यादें मिटाने को, घर पहुंचकर परिवार के साथ मिल जाने की अच्छी यादें बनाने को गाड़ी बुला रही है। बजा रही है। 200 नॉन एसी ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। उसकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जा रहे हैं। अब लगभग 75 ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है और ट्रेनें जोड़ते जाएंगे। जो नॉर्थ की तरफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और वहां से गुजरते हुए आगे नॉर्थ ईस्ट में जाती है, उन ट्रेनों की बुकिंग हमने शुरू नहीं की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां थोड़ी स्थिति सामान्य हो जाए। गाड़ियां खुलें, पटरियों पर दौड़ें, मजदूरों को, जरूरतमंदों को अपने अपने घर पहुंचाएं। इसलिए आज से खुल गए हैं 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर और इन पर शुरू हो गई है टिकट की बिक्री। 1 जून से रेलवे 100 जोड़ी ट्रेनें चला रहा है। उसके मद्देनजर अब रिजर्वेशन काउंटर जो हैं वो आज से खुल गए हैं। सुबह से ही लोग जो हैं वो रिजर्वेशन काउंटर पर आ गए थे। आप देख सकते हैं लंबी लाइन जो है, ये वो तमाम लोग हैं जो अपने टिकटों को बुकिंग के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही लोग जो हैं वो यहाँ पर आ गए थे। बाकायदा इनको फॉर्म दिया जा रहा है जिसको सबमिट करके ये अंदर जा रहे हैं। अंदर उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है, पहले कुछ लोगों को जाने दिया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की चीजों को फॉलो किया जा सके। टिकट काउंटर तो खुल गए, लेकिन ज्यादातर जगहों पर टिकट काउंटर पर इक्का दुक्का ही लोग नजर आए। मुंबई के ज्यादातर स्टेशनों पर टिकट काउंटर खाली दिखे। अहमदाबाद और वडोदरा में भी टिकट काउंटर तो खुले, लेकिन कोरोना के खौफ के चलते लोग टिकट लेने काउंटर पर नहीं पहुंचे। मुरादाबाद में टिकट काउंटर पर लोग तो पहुंचे, लेकिन उनकी भी तादाद कम ही थी। पटना में भी टिकट काउंटरों के बाहर सन्नाटा ही दिखा। फिलहाल हम पटना में रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बुकिंग काउंटर है, यहाँ पर फिलहाल भीड़ नज़र उतनी नहीं आ रही है। इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं टिकट बनवाने के लिए, लेकिन फिलहाल 4 काउंटर्स जो हैं वो यहाँ पर जो है वो खोले गए हैं। कुल
यहाँ इस बुकिंग सेंटर पर 28 काउंटर्स हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ 4 काउंटर्स की जो है वो शुरुआत की गई है। भोपाल में भी टिकट कटाने गिने चुने लोग पहुंचे। रेलवे ने 1 जून से ट्रेनों की आवाजाही का मेगा प्लान तैयार किया है। 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनों की आवाजाही शुरू होगी। नई दिल्ली स्टेशन से 17 जोड़ी ट्रेन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 9 जोड़ी ट्रेन, आनंद विहार स्टेशन से 5 जोड़ी ट्रेन, पुरानी दिल्ली स्टेशन से 2 जोड़ी ट्रेन, सराय रोहिल्ला स्टेशन से 1 जोड़ी ट्रेन और लखनऊ जंक्शन से 15 जोड़ी ट्रेन चलेंगी। इसी तरह देश के कई शहरों से ट्रेनों को चलाने की तैयारी पूरी हो गई है। ट्रेन सेवा को लेकर लोगों में इतना जोश है कि बुकिंग शुरू होने के 2 घंटे के भीतर ही करीब 1.5 लाख टिकटों की बिक्री हो गई। लेकिन कोरोना के खौफ के चलते टिकट काउंटरों पर ज्यादातर जगह सन्नाटा रहा। आज तक ब्यूरो। इधर दिल्ली में कई सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आज ब्लैक रिबन डे मना रहे हैं। क्वारंटीन को लेकर सरकार का रवैया बदलने के बाद डॉक्टर काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर कहा था और उनका हौसला बढ़ाने के लिए ताली और थाली बजाने की अपील की थी, वही डॉक्टर पूरी दिल्ली के केंद्र और राज्य सरकार के अस्पतालों में काली पट्टी बांधकर काम करने को मजबूर हैं। सरकार इन स्वास्थ्य कर्मियों के, इन डॉक्टरों के, नर्सेज के, पुलिस कर्मियों के, स्वच्छता कर्मियों के लिए तालियां बजवाती है, थालियां बजवाती है, लेकिन अगले ही कुछ दिन बाद सरकार ये कहती है कि आप यहां से सीधा अपने घर चले जाओ। अगर ये फ्रंट लाइन वर्कर हैं, और जाहिर है कि ये हैं, ये अचानक अपने घर जाएं तो इनके बुजुर्ग माता पिता घर में होंगे, छोटे बच्चे होंगे परिवार के, और बाकी लोग हैं, क्या उनको इनसे खतरा नहीं होगा? इन डॉक्टरों की मांग है कि सरकार इनके पर्याप्त क्वारंटीन का इंतजाम करे। अब तक इन्हें 5 सितारा होटलों में रखा गया था, लेकिन अब इनसे कहा जा रहा है कि ये घर चले जाएं और फिर वहीं से ड्यूटी के लिए आएं। अभी हमें 14 दिन के लिए पहले क्वारंटीन के लिए बोला गया था, लेकिन अभी इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने एकदम से बोल दिया है कि आपको कोई क्वारंटीन नहीं दिया जाएगा। सिर्फ उनको दिया जाएगा जिनके या तो पीपी खराब हुए हैं, या फिर सिम्टम आते हैं, या फिर टेस्ट पॉजिटिव आता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि कोरोना के होने के बाद भी हर मरीज, हर डॉक्टर को सिम्टम आए। एक जवान भी अगर जाता है बॉर्डर पे, तो वो सिर्फ अपनी जान खतरे में डालता है। यहाँ पे हमारे साथ साथ हमारे परिवार, हमारे बच्चों, हमारे माता पिता की जान को क्यों खतरे में डाला जा रहा है? क्वारंटीन बहुत जरूरी है और ये कोई छुट्टी नहीं है हमारे लिए, ये हमारा अधिकार है, जिससे कि हम कोरोना वॉरियर से कोरोना कैरियर नहीं बने। इस बात को लेकर एलएनजेपी, लेडी हार्डिंग, आरएमएल, जीटीवी, संजय गांधी समेत कई अस्पतालों के डॉक्टर ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट में शामिल हैं। ईशा गुप्ता के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। प्रवासी मजदूरों के घर जाने का सफर अब भी जारी है। कोई ट्रेन से जा रहा है तो कोई पैदल, कोई ट्रक से तो कोई बस से। मजदूरों के लिए सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चला रही है, लेकिन उन ट्रेनों में मजदूर कैसे सफर कर रहे हैं, हमने इसका जायजा लिया। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा उस ट्रेन में उन्होंने सफर किया जिसमें मजदूर जा रहे थे श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जिन सड़कों को अपने खून पसीने से सींचकर इन मजदूरों ने बनाया होगा, उसी सड़क पर बेबसी की डोर पकड़ अपने घर को निकल पड़े। रास्ते में मुश्किलें आईं तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मिली राहत भी। और दूरी बना के प्लीज, आप दूरी बनाइए, आप चले पीछे, चले पीछे, पीछे की ओर चलिए, चलिए पीछे। जो यात्री मुजफ्फरपुर जिला के हैं वे इस ट्रेन के ठीक बाद जो श्रमिक स्पेशल आ रही है उस ट्रेन से ही यात्रा करेंगे। इसे महापलायन क्यों कहा गया, ये अगर समझना हो तो मेरे पीछे इस लंबी लाइन को देखिए। ऐसी लाइन कई राज्यों में दिखाई पड़ी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिखाई पड़ी, लेकिन ये तस्वीर अब बिहार की है। कहीं तेलंगाना, कहीं आंध्र प्रदेश से, कहीं गुजरात, कहीं महाराष्ट्र, कहीं पंजाब, कहीं हरियाणा, कहीं दिल्ली से हजारों हजार मजदूर घर चल पड़े। कहीं पैदल, कहीं साइकिल, कहीं ठेला गाड़ी, कहीं ट्रकों में लदकर। लेकिन कर्मनाशा नदी के किनारे बिहार यूपी बॉर्डर पर कर्मनाशा रेलवे स्टेशन से ये मजदूर अपने घर पहुंच जाएंगे। ट्रेन में बैठने के ठीक पहले समय है,
कि कुछ खाने पीने का सामान रख लिया जाए। दूर दराज से चले तो आए, थके हारे हैं और कम से कम इसलिए सरकार की ओर से यहाँ बंदोबस्त है। तो रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन पकड़ने के पहले मजदूर चले जा रहे हैं, यहाँ पर उन्हें खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं और साथ ही पानी की बोतल है। ये कागज क्या है, ये किस तरह की टिकट है? टिकट सर, आगे की यात्रा का टिकट है। यात्रा का टिकट। ट्रेन चल पड़ी है और ये अररिया तक जाएगी। सासाराम तक हम भी सफर में हैं और मजदूरों के साथ इस यात्रा में हिस्सा बनेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की चुनौती जिंदगी की कैसे पूरी होगी। रोजी रोटी का सवाल है, जीने का सवाल है और जिंदगी तो फिलहाल लंबी है। एक तो कोरोना का खतरा, ऊपर से रोजी रोटी। एक मुद्दत के बाद इन मजदूरों की जिंदगी में ऐसे सुकून के लम्हे आए हैं। छोटे छोटे बच्चे हजारों किलोमीटर से कभी पैदल, कभी ट्रक में बैठकर यूपी बिहार के बॉर्डर तक पहुंचे थे, लेकिन यहां से ट्रेन इनके लिए राहतों की हवा लेकर चली। जी, हम तेलंगाना से आ रहे हैं। हम लोग ट्रक से पहुंचे बिहार में। बॉर्डर पे एक दिन वेट किए और फिर बॉर्डर पे से हम लोग को ट्रेन से अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा रहा है। क्या करते थे तेलंगाना में? एयरपोर्ट में मैं जॉब करता था। अच्छा, हाँ। तो फिर क्यों चले वहाँ से? वहाँ से चले, अभी हमारी कंपनी कम चल रही है और घर पे हमारी काम भी कर। करीब 2 महीने से कोरोना ने देश की गाड़ी को ठप कर रखा था, लेकिन सवाल है कि ऐसा कब तक रहता। शहरों में मजदूरी करने वाले लोगों को जब खाने के लाले पड़ने लगे तो गांव की तरफ भागे।